अप्रैल 2022 पीटीआई सियासत को हटाया गया नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए और उसको लेकर पाकिस्तान में काफी हलबली और हलचल तो मचा। उसके बाद जो भी हुआ वो तो पाकिस्तान और अड़ोस पड़ोस और पूरी दुनिया को जानकारी है, यानी कि रैलियां और डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह को लेकर। और अब तक जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी गड़बड़ यानी कि धांधली वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, वो भी काफी मसले खड़ा कर दिए हैं। उसको अलग रखते हुए एक और बात जो बहुत अहमियत है, पीटीआई चेयरमैन और पिछले वजीर आजम इमरान खान, उन्होंने अपनी तरफ से अमेरिका का जो दखल अंदाजी है उसके बारे में तो साफ तौर पर वेस्टर्न मीडिया को भी बताए और पाकिस्तान के आवाम को भी, जो सच है, क्योंकि उनका अमेरिका का दखल अंदाजी को नकार नहीं सकते, उसमें साफ तौर पर उनकी दखल अंदाजी थी और रहती है अभी भी। उसके अलावा एक और जानकारी जरूरी है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उन दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध और रिश्ते रहे और इसको दोनों नहीं नकार सकते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। उनके करीबी रिश्ते और करीबी संबंध को लेकर ये भी सवाल उठता है कि पीटीआई सरकार को गिराने में भारत की तरफ से किस तरह का किरदार निभाया गया। जब पीटीआई सरकार हटाया गया तो नई दिल्ली की मीडिया बिल्कुल स्टेट मीडिया है, वहां पर इंडिपेंडेंट मीडिया की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो माहौल वहां पर है डेमोक्रेसी का मजाक बना हुआ है। इस वजह से देखना पड़ता है कि जब पीटीआई गवर्नमेंट हटाया गया तो स्टेट मीडिया नई दिल्ली के पूरे और सोशल मीडिया में भी जश्न मनाया गया और इसे वो इनकार नहीं कर सकते। जिस तरीके से वो अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, साफ नजर आया कि बहुत खुश हुए पीटीआई सरकार गिरने पर और पीटीआई सरकार को हटाने पर धूमधाम से जश्न भी मना रहे थे। एक और बात बहुत अहमियत है इसको लेकर और वो है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बालाकोट आक्रमण भी हुआ। जो बालाकोट एक और अबाताबाद मिशन की तरह एक खोखला हमला था। उसमें कोई भारत के मतदाता, भारत के वोटर्स, इलेक्टोरेट को गुमराह करने के लिए नाटक रचाया गया। जैसे कि अबाताबाद मिशन यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शन के दौरान अपनी जीत के लिए वो रचाया गया, बिल्कुल वैसे ही नरेंद्र मोदी के 2019 इलेक्शन के 1-2 महीने पहले बालाकोट के ऊपर जो आक्रमण हुआ वो किया गया। जैसे हमेशा मैं कहती आई कि नरेंद्र मोदी इज द alter ego of the US administration, Democrat administration Barack Obama, and that was proven in the Balakot strike, mimicking the hoax Abbottabad mission. तो ये सब जहन में रखने वाली बात है। अभी 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान के इलेक्शन के नतीजे पीटीआई के फेवर में आया है, तो उसके बाद अभी भी फैसला नहीं हुआ कि इस्लामाबाद में किसके सियासत बनेगी, क्योंकि अभी तीनों पॉलिटिकल पार्टीज पीएमएलएन, पीपीपी एंड पीटीआई, उनके जो लीड जो है वो कोई ना कोई किसी के पीछे रहने से भी लीड के को लिया जाए, मगर फिर भी कोalition बनाने से भी कौन किसके साथ कैसे वो अपना सियासत बनाएंगे, ये सब बातचीत शायद चल रही है। फिर भी इस के बीच जैसे ही पाकिस्तान इलेक्शन के नतीजे निकले और पीटीआई सामने आए विद 99 यानी 99, पहले तो 99 सीट्स लेके आए और मेरे ख्याल से जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि 4-5 जो हैं वो पीएमएलएन अगर चले भी गए हैं, उन्होंने अपना जगह बदल लिए, पीटीआई से पीएमएलएन को उन्होंने अपनी ट्रांसफर कर लिए, फिर भी पीटीआई के पास अभी लीड है। उसको लेकर भारत की ओर से सोशल मीडिया में ये खबर है, पब्लिक डोमेन में ही है। अगर पीटीआई इमरान खान उनके सियासत बनने से ये खास तौर पर कहा गया है उस मैसेज में कि क्वोट
پی ٹی آئی سیاست کو یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ نئی دلی کے ساتھ ان کی منظوری پر چلنا ہوگا unquote. یہ پتا نہیں کہ منظوری کیا منظوری ہو سکتا ہے. جیسے بھی وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی ساورن نیشن اور کسی ساورن نیشن کے جیسے پاکستان کا ایک ساورن نیشن ان کا الیکشن ہوا ہے اور عوام نے ووٹ ڈالے ہیں اور عوام کے ووٹ کے ذریعے نتیجے نکلے ہیں. اور اگر جیسے بھی ہے سیاست بنتا ہے وہ چاہے کولیشن سے بنتا ہو یا کوئی بھی اپنی آپس میں مشورہ کر کے اگر جو بھی وہ بناتے ہیں وہ تو ایک طرف، مگر جو باہر کے پڑوس کے بھارت اور یونائٹڈ اسٹیٹس وہ اپنی حکم اور اپنا روب جمائیں گے تو پھر یہ ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. the so called democracies یعنی بھارت اور یونائٹڈ اسٹیٹس اگر وہ ڈیموکریسی ہے تو دوسروں کی ڈیموکریسی کا بھی قدر کرنی چاہیے، نہیں تو وہ خود اپنی ہی ڈیموکریسی کا دھجیاں اڑا رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں، ڈیموکریسی کا انہیں کوئی اہمیت نہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نوبت آ گئی ہے the so-called world's largest democracy, India, اور the so-called world's modern Western democracy, United States. اور اسی لیے ان کو دخل اندازی بالکل نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی امید نہیں رکھنا چاہیے کہ ان کے منظوری پر کسی ساورن نیشن کے گورنمنٹ وہ چلائیں گے اور جیسے وہ کہیں گے ویسے ہی ان کو چلنا پڑے گا. اگر اس طرح کی رویہ ایٹیٹیوڈ رہنے سے ان کے یہ باقاعدہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے. یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کس کو پاکستان کے ناکامیابی، پاکستان کی قرض میں ڈوبا ہوا حالت اور پاکستان کی دہشت گردی، پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ان سب معاملوں میں پاکستان کو جو بہت نقصان پہنچایا ہے اور پاکستان کے عوام بہت دکھ اور پریشانی جھیل رہے ہیں ابھی تک، اس سے کس کو فائدہ ہے؟ پاکستان کی دہشت گردی سے فائدہ ہوا جو آرمز سیلز کرتے ہیں، ویپنز یعنی کہ ہتھیار بیچنے میں ان کے لیے کتنا منافع ہوا. کہتے تو ہے کہ دہشت گردی سے بڑے دھوم مچا ہے دنیا میں، مگر دھوم مچانے والوں میں سے وہ سب سے بڑے حصے دار ہیں کیونکہ انہی کے ہتھیار، چاہے وہ طالبان ہو یا کہیں سے بھی جہاں بھی جنگ ہو رہا ہے وہاں انہی کے ہتھیار پہنچائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ نارتھ امریکہ لیا جائے، میکسیکو، وہاں پر ڈرگ لارڈز کے پاس جو ہتھیار پہنچائے گئے وہ ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن، براک اوباما پریزیڈنسی ایڈمنسٹریشن کے دوران اور ان کے اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر، ان دونوں کے پالیسی کے مطابق فاسٹ اینڈ فیوریس کر کے جو انہوں نے ایک پالیسی چلائے جہاں پر امریکہ ویپنز ڈرگ لارڈز میکسیکو کے وہاں پہنچائے. اور میں یہ بھی یقیناً کہہ سکتی ہوں کہ ابھی سینٹرل امریکہ کے ایل سالوڈور میں MS-13 گینگ کا جو ایک بہت بڑا بوچھار کھڑا ہے، وہاں پر بھی ان کے ہتھیار یہیں سے یونائٹڈ اسٹیٹس یہ فاسٹ اینڈ فیوریس پروگرام کے ذریعے ہی پہنچا ہے. ویسے ہی جیسے ابھی غزہ میں چل رہے اسرائیلی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ویسٹرن ایلائز کولیشن دوارا جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے، وہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہتھیار استعمال کرتے ہوئے غزہ اینڈ پیلسٹینینز کی جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. ویسے ہی اس میں کوئی شک کی بات نہیں کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی فکر نہیں کہ کس کو یہ کیا بیچ رہے ہیں، اپنے منافع سے ہی ان کو مطلب ہے. ایسے ہوتے ہوئے ہتھیار بیچنے والوں کے لیے بہت بڑا منافع ہے پاکستان کے دہشت گردی نہ مٹنے میں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے پاکستان میں جو پریشانی عوام کو ہے، مگر پڑوس کے دیش بھارت کو
बीजेपी गवर्नमेंट, उनके मुखिया प्रधानमंत्री हैं, वो जब भी रैलियां करते हैं, जो 365 दिन यही होता है, रैलियां ही करते हैं, विदेश यात्रा के बाद उन सारे रैलियों में कम से कम एक या तो 100 बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं। और पाकिस्तान का नाम इसलिए लेते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान देखो कैसी हालत में है, पाकिस्तान की हालत बताकर अपनी नाकामी और भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिचुएशन जिसमें ज्यादातर की आबादी वो बहुत तकलीफ, दुख और गरीबी झेल रहे हैं, उस पर पर्दा डालने के लिए उनके मुंह में एक ही लफ्ज होता है और वो है पाकिस्तान। तो उनके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर पाकिस्तान की स्थिति संभल जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर किसको दोष देंगे, किस पर इल्जाम लगाएंगे अपनी नाकामयाबी को लेकर, पाकिस्तान की हालत सुधर जाने से। तो इन लोगों के लिए पाकिस्तान जैसा है वैसे या तो और भी बिगड़ने से इनके लिए फायदा है, और ये भी सोचने वाली बात है। इसलिए पाकिस्तान के सियासी को अब से अपनी कौम, अपने मुल्क को ठीक तरह से संभाल के और उनकी इकोनॉमिक हालात को उससे जल्द सुधारना और अपने ही मुल्क में अमन और शांति बहुत ही जरूरत है, उसे भी निभाना अहम जिम्मेदारी है। अबाताबाद मिशन 2012 में बराक ओबामा प्रेसिडेंसी, अबाताबाद मिशन खोखला तो था ही, और उसके साथ साथ नेवी सील जिन्हें उस अबाताबाद मिशन में डिप्लॉय किया गया, उन सारे के सारे नेवी सील का भी कत्ल होना, और उसी प्रकार उस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके 7 साल बाद नरेंद्र मोदी भारत के अपने इलेक्शन चंद महीने पहले, यानी 2-3 महीने पहले, मई 2019 को भारत का जनरल इलेक्शन था और पुलवामा अटैक होता है 2-3 महीने पहले, और उसके बाद वैसे ही जैसे अबाताबाद मिशन की तरह बालाकोट स्ट्राइक किया गया नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। इसीलिए मैं कहती हूं कि ये दोनों, अबाताबाद मिशन एंड बालाकोट, एक सिक्के के दो पहलू हैं। बालाकोट स्ट्राइक, जिसमें अबाताबाद मिशन में नेवी सील के पूरे उनकी कत्ल किए गए, और वैसे ही बालाकोट स्ट्राइक के पहले पुलवामा अटैक, वहां पर 48 के करीब नेशनल गार्ड सारे के सारे टेरर अटैक करके उनको खत्म किया गया। दोनों ही पॉलिटिक्स द्वारा किया गया एक घिनौनी, बहुत ही घटिया क्राइम है, जिस पर पर्दा भी डाल दिया, और जो गुनहगार हैं अभी तक उन्हें बचाकर उनकी हिफाजत में जितने भी हथकंडे अपना सकते हैं वो अपनाया गया, जो बहुत ही शर्मनाक है, और साथ साथ ये गैर कानूनी पॉलिटिकल क्राइम में बहुत बड़ी साजिश, और इस साजिश में इतना गिर सकते हैं वो इन्होंने दोनों ने कर दिखाए। इसीलिए मैं अभी भी कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी इज द ऑल्टर ईगो ऑफ बराक ओबामा। इससे भी ताजुब, पाकिस्तान फौज दोनों मर्तबा अबाताबाद मिशन 2012 और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक 2019, पहले यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की तरफ से और दूसरी बार भारत की तरफ से, दोनों बार जब पाकिस्तान की सॉवरेंटी पर हमला किया गया, क्योंकि किसी मुल्क के अंदर घुसकर उनके मर्जी या उनकी मंजूरी के बगैर ये करना दूसरे मुल्क के लिए समझना और इसको सुधारना बहुत जरूरी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।